कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज 17 नवंबर 2025 है और पिछले 2 दिनों में मतलब 48 घंटों में देश की अदालतों में काफी कुछ हुआ है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स तक की लगभग 20 बड़ी खबरें हैं, लेकिन यहां हम सिर्फ खबरें बताने नहीं आए हैं। हम इन खबरों की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि पर्दे के पीछे असल में हो क्या रहा है। आज की बातचीत का एक बड़ा थीम यह है कि कैसे हमारा कानून, जो एक पुरानी नींव पर खड़ा है, वो आज के समाज, बदलते रिश्ते और खासकर टेक्नोलॉजी की रफ्तार के साथ मतलब कदम मिलाने की जद्दोजहद कर रहा है। तो चलिए इसी नजरिए से आज के डेवलपमेंट्स को समझते हैं। शुरुआत करते हैं उन मुद्दों से जिनका सीधा असर हमारे संवैधानिक ढांचे और अधिकारों पर पड़ता है। हम सब आधार कार्ड को मतलब अपनी पहचान का सबसे बड़ा सबूत मानते हैं ना? हाँ। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत दिलचस्प बात कही है। हाँ। उन्होंने कहा है कि आधार पहचान तो है पर नागरिकता का सबूत नहीं। सुनने में ये छोटी सी बात लगती है, पर चुनावी प्रक्रिया के लिए इसके मायने तो काफी बड़े होंगे। इसके बहुत गहरे मायने हैं। देखिए, भारत में वोट डालने का हक सिर्फ नागरिकों को है। चुनाव आयोग जब 12 राज्यों में वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहा है तो वो ये पक्का करना चाहता है कि कोई भी गैर नागरिक सिर्फ आधार कार्ड के बेसिस पर वोटर ना बन जाए। अच्छा। तो ये पहचान और नागरिकता के बीच एक बहुत जरूरी कानूनी लाइन खींचता है। आधार आपकी पहचान है, आपका पता है, पर आपकी नागरिकता नहीं बताता। मतलब ये कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये एक जरूरी कदम है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और बड़ा संवैधानिक मुद्दा आरक्षण को लेकर फिर से गर्मा गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने कहा है कि SC/ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। उनका तर्क है कि एक IAS अफसर के बच्चे की तुलना एक मजदूर के बच्चे से नहीं की जा सकती। हाँ, और ये टिप्पणी आरक्षण की उस मूल भावना पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ती है, जिसका मकसद था उन लोगों को ऊपर उठाना जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सही बात है। CJI का बयान एक तरह से ये सवाल उठा रहा है कि क्या आजादी के इतने दशकों बाद आरक्षण के भीतर ही एक ऐसा तबका तैयार हो गया है जो आर्थिक रूप से संपन्न है और अब लाभ उन तक पहुंचना चाहिए जो अब भी असल में पीछे हैं। ये एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल बहस है। और जब संवैधानिक अधिकारों की बात हो तो केंद्र और राज्यों के बीच की खींचतान तो हमेशा ही खबरों में रहती है। हाँ, वो तो है ही। तमिलनाडु सरकार अपने नीट विरोधी बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वजह यह है कि राष्ट्रपति ने उस पर अपनी सहमति नहीं दी। ये मामला भारतीय संघवाद यानी फेडरलिज्म की एक क्लासिक मिसाल है। संविधान के तहत अगर राज्य का कोई बिल राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति उसे रोक लेते हैं तो राज्य सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला होता है। तो ये एक तरह से न्यायपालिका के लिए अग्नि परीक्षा है। बिल्कुल, कि वो केंद्र की शक्तियों और राज्यों के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाती है। ये तो हुए बड़े संवैधानिक सवाल, लेकिन जमीनी हकीकत में न्याय देने की प्रक्रिया में भी कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। दिल्ली के एक जज ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोपी को ED की हिरासत में भेजने के लिए अपने घर पर सुबह 2:25 पर सुनवाई की। ये किसी फिल्म का सीन लगता है। फिल्मी जरूर लगता है, लेकिन ये कानून के दायरे में है। CRPC मतलब CRPC एक जज को असाधारण परिस्थितियों में अपने घर पर भी अदालत लगाने की इजाजत देता है। अच्छा। हाँ, खासकर जब मामला तुरंत सुनवाई की मांग करता हो। लेकिन ये बात भी सही है कि ये बेहद असामान्य है। ये दिखाता है कि ED जैसे मामलों को जांच एजेंसियां और अदालतें कितनी गंभीरता से ले रही हैं। मतलब काम 24/7 चल रहा है। लेकिन क्या ये एक सही मिसाल है? क्या इससे ये सवाल नहीं उठता कि न्याय तक पहुंच कुछ खास मामलों में तो 24/7 है, पर आम आदमी के लिए तारीख पे तारीख ही है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और ये न्यायपालिका के सामने हमेशा एक चुनौती रहती है कि वो निष्पक्ष दिखने के साथ साथ सभी के लिए सुलभ भी दिखे। इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से इस बहस को हवा देती हैं कि क्या अर्जेंसी सिर्फ हाई प्रोफाइल मामलों तक ही सीमित है। ईडी की इसी रफ्तार का एक और उदाहरण नवाब मलिक मामले में दिखा है। स्पेशल कोर्ट ने मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। इसका मतलब अब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अब ट्रायल शुरू होगा। PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून इतना सख्त है कि अगर एक बार आपके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई तो डिस्चार्ज मतलब मुकदमे से बरी होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ओह। तो अदालत ने पहली नजर में माना है कि केस में दम है।
अब सभी आरोपियों पर आरोप तय किए जाएंगे और गवाहियां शुरू होंगी। भारत में तो कानून सख्त हैं ही, लेकिन अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जो दिखाती है कि कानून जगह के हिसाब से कितना अलग हो सकता है। पूर्व NFL स्टार एंटोनियो ब्राउन को फ्लोरिडा में 30 साल तक की जेल हो सकती है। हाँ, और इसकी वजह है फ्लोरिडा का एक खास कानून जिसे 10-20 लाइफ कहते हैं। ये बंदूक से जुड़े अपराधों के लिए बहुत सख्त सजा देता है। ये हमें याद दिलाता है कि कानून कितना स्थानीय हो सकता है। जैसे भारत में भी तो है। बिल्कुल, जैसे सामान्य अपराधों के लिए IPC है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्य में संगठित अपराध के लिए MCOCA जैसा कहीं ज्यादा सख्त कानून है। मतलब एक ही गलती की सजा शहर बदलने पर पूरी तरह बदल सकती है। आपराधिक मामलों में तो चलिए कानून और सबूत की बात होती है, पर जब मामला परिवार का हो तो कानून से ज्यादा भावनाएं उलझ जाती हैं। हाँ, और जब परिवार हाई प्रोफाइल हो तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल, जैसे करिश्मा कपूर और उनके पूर्व पति संजय कपूर से जुड़ा मामला। हाँ, मैंने भी पढ़ा उसके बारे में। उनके बच्चों ने आरोप लगाया कि उनके सौतेले पिता उनकी कॉलेज की फीस नहीं दे रहे हैं। हाँ, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा और दोनों पक्षों को मेलोड्रामा से बचने की सलाह दी। कोर्ट की मेलोड्रामा वाली टिप्पणी काफी सख्त लगती है। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि पारिवारिक मामलों में खासकर जब बच्चे शामिल हों, अदालत का पहला और एकमात्र फोकस बच्चों का कल्याण होता है। जज की ये टिप्पणी दिखाती है कि अदालतें इस बात को लेकर बहुत सतर्क रहती हैं कि माता पिता अपने आपसी झगड़े में बच्चों के भविष्य को दांव पर ना लगाएं और मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिश ना करें। ये तो फिर भी एक हाई प्रोफाइल मामला है, लेकिन मुंबई से एक ऐसा मामला आया है जो दिल दहला देने वाला है। एक बेटे ने अपने बीमार बुजुर्ग माता पिता को घर में घुसने से रोकने के लिए केस कर दिया। और इस पर कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो हमारे समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई को बयां करती है। कोर्ट ने कहा, माता पिता 10 बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी 10 बच्चे मिलकर भी अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर पाते। ये सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी नहीं, ये गंभीर सामाजिक और कानूनी मुद्दा है। तो क्या हमारे कानून में ऐसे बुजुर्ग माता पिता के लिए कोई ठोस सुरक्षा है? जी हाँ, बिल्कुल है। हमारे पास मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 है। इस कानून के तहत बुजुर्ग माता पिता न सिर्फ अपने बच्चों से गुजारा भत्ता मांग सकते हैं, बल्कि उन्हें घर से निकाले जाने पर अपने अधिकार के लिए लड़ भी सकते हैं। और पारिवारिक विवादों की बात करें तो गुजरात से एक ऐसा मामला आया है जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल है। एक पति ने तलाक के लिए अर्जी दी है और वजह बताई है अपनी पत्नी का आवारा कुत्तों के प्रति अत्यधिक प्रेम। हाँ, और उसने इसे मानसिक क्रूरता का आधार बनाया है। ये केस दिखाता है कि कानून में मानसिक क्रूरता की कोई एक तय परिभाषा नहीं है। ये बहुत ही व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव है। अच्छा, तो अदालत को अब ये तय करना होगा कि क्या एक पार्टनर का व्यवहार, चाहे वो कुत्तों के लिए प्यार ही क्यों ना हो, दूसरे के लिए इतना असहनीय हो गया है कि उनका साथ रहना नामुमकिन है। तो अदालत इसमें फैसला कैसे करेगी? क्या कुत्तों के प्रति प्रेम भी तलाक का आधार बन सकता है? इसकी कोई सीमा है? अदालत ये देखेगी कि इस व्यवहार का शादी पर क्या असर पड़ा। क्या पत्नी का कुत्तों पर ध्यान देना पति की उपेक्षा का कारण बना? क्या घर की साफ सफाई या आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा असर पड़ा? राइट। अगर जवाब हाँ है तो इसे क्रूरता माना जा सकता है। सीमा वही तय होती है जहां एक व्यक्ति का शौक दूसरे के लिए मानसिक प्रताड़ना बन जाए। हाँ, परिवार में तो रिश्ते की परिभाषा बदल रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे खुद की परिभाषा को ही चुनौती दे रही है। AI के इस दौर में सबसे बड़ा सवाल शायद यही है, क्या आपकी आवाज, आपका चेहरा, आपका अंदाज आपकी प्रॉपर्टी है? और यही सवाल लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राज शामानी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने अपने पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की है ताकि कोई AI का इस्तेमाल करके उनकी आवाज या चेहरे का गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये तो एक नया मोर्चा खोलता है। बिल्कुल, भारत में एक नया कानूनी मोर्चा है। पहले तो ये अधिकार सिर्फ अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े सितारों के लिए होते थे। क्या अब हर इन्फ्लुएंसर अपने पर्सनालिटी राइट्स का दावा कर सकता है? यही इस केस का सबसे बड़ा सवाल है। अगर राज शमानी को राहत मिलती है तो ये पर्सनालिटी राइट्स का दायरा बहुत बढ़ा देगा। इसका मतलब होगा कि हर वो व्यक्ति जिसकी एक पब्लिक पहचान है, चाहे वो एक्टर हो, खिलाड़ी हो या यूट्यूबर, वो अपनी डिजिटल पहचान को अपनी संपत्ति की तरह सुरक्षित रख पाएगा। ये AI के युग के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी फैसला हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ पहचान के इस्तेमाल का मामला नहीं है, बल्कि उसके गलत इस्तेमाल का भी है, खासकर डीप फेक के जरिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पर कुछ ठोस कदम उठाने की बात कही है। हाँ, NCW ने सिफारिश की है कि नई भारतीय न्याय संहिता में
डीप फेक को एक गंभीर अपराध बनाया जाए। उन्होंने मॉडिफाइड कंटेंट की एक साफ कानूनी परिभाषा और सख्त सजा की मांग की है। ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि तकनीक हमेशा कानून से 4 कदम आगे चलती है। जब तक इन नए तरह के अपराधों के लिए स्पष्ट कानून नहीं होगा, इनसे लड़ना नामुमकिन है। लेकिन क्या कानून टेक्नोलॉजी को पकड़ पाएगा? जब तक कानून बनता है, टेक्नोलॉजी तो और आगे निकल जाती है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए कानून को सख्त होने के साथ साथ लचीला भी होना होगा, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को ढाल सके। शायद हमें सजा के साथ साथ टेक कंपनियों पर भी जिम्मेदारी तय करने की जरूरत पड़ेगी। तो आज की इन तमाम खबरों को देखकर एक बात तो साफ है, हमारा कानून, चाहे वो संविधान की व्याख्या हो, पारिवारिक झगड़े हों या एआई से जुड़ी चुनौतियां, समाज और टेक्नोलॉजी की रफ्तार से कदम मिलाने की लगातार कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ये सभी मामले एक ही बड़ी तस्वीर की ओर इशारा करते हैं। कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है जो समाज की जरूरतों, रिश्तों के बदलते मायनों और तकनीकी आविष्कारों के साथ लगातार विकसित हो रहा है। सही कहा। चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या डीप फेक का, अदालतें और कानून लगातार नए सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। ये थी कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज की आज की गहरी पड़ताल। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन खबरों के बीच न्यायपालिका और सरकार के बीच ट्रिब्यूनल्स यानी विशेष न्यायाधिकरणों को लेकर भी टकराव बढ़ रहा है। जैसे जैसे समाज और तकनीक जटिल हो रहे हैं, क्या हमें न्याय के लिए ऐसे और ज्यादा स्पेशलिस्ट ट्रिब्यूनल्स की जरूरत पड़ेगी, या ये सिर्फ न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सत्ता संघर्ष के एक नया मैदान बनकर रह जाएंगे? इस पर जरूर सोचिए।